हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीएच के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था। जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती हैं विभिन्न फसलों में, उनको हम लोगों ने कवर किया था। और जो है ऑयल की मात्रा कितनी पाई जाती हैं, और हमने फैमिली को अच्छे तरीके से कवर कर लिएगा। आई होप आप लोगों को तैयार हो गया होगा। हमने तैयार का तरीका बताया है, एक बार में नहीं तैयार होता है, तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर सुना कीजिए। ऑटोमेटिक चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, 25 से 30 मिनट का होने वाला है। राइस क्रॉप को पूरा कवर करेंगे, जो आपके बुक में पूरा है उसको कवर करेंगे। आज के इस वीडियो से राइस से आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जिसमें एग्रीकल्चर आता है, तो आपका एक प्रश्न जो है ज़रूर यहाँ से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्रॉप लॉगिंग हमने उसमें पढ़ लिया था। अब इसमें देखिए वाटर लॉगिंग देख लेते हैं और क्रॉप लॉगिंग देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग किसे कहा जाता है? मृदा के सभी रंध्रों में पानी भरने से संबंधित जो रहता है उसे क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग कहा जाता है। क्रॉप लॉगिंग किसे कहा जाता है? पौधे की उर्वरता यानी नाइट्रोजन में वृद्धि के रिकॉर्ड से संबंधित है क्रॉप लॉगिंग। ठीक है, अब आते हैं संलेखन यानी क्रॉप लॉगिंग। इसको भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको सर्वप्रथम एच क्लाइमेट ने दिया था। संलेखन का सर्वप्रथम इकाई हवाई द्वीप के प्रयोग में गन्ने पर प्रयोग किया गया। इसको इम्पोर्टेंट है, किस पे प्रयोग किया गया था? गन्ने पर प्रयोग किया गया था। यह गन्ना में उर्वरक प्रयोग एवं फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं धान हुआ जो है ओरिया सटाइवा। ठीक है, इसका बीएन नेम है ओरिया सटाइवा है। इसको हम एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। वनस्पति नाम क्या है? ओरिया सटाइवा है। कुल क्या है? ग्रेमनेसी है या पोएसी, जिसे हमने देखा। अभी सबसे बड़ी फैमिली की बात करते हैं। कौन सी फैमिली अभी हमने पहले पढ़ा, तो कौन सी है? ग्रेमनेसी है, अनाजों की। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 24 होता है। उत्पत्ति है इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया धान की उत्पत्ति है। उत्पत्ति स्थान है, धान विश्व की 60% जो है प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य भोजन है। कौन सा? धान है। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पड़ता है? अपने भारत में पड़ता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। ठीक है, धान के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किसका? चीन का है। दूसरा स्थान क्या है? भारत का है। ये फ्रेंड्स, जो पहला दूसरा स्थान है, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। सारे जो प्रथम जो उत्पादन हुए, दूसरा हुआ, तृतीय हुआ, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जो है आपके डाटाबेस चीज़ों से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसको हम कराएंगे अलग से। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। उत्पादन में दूसरा स्थान किसका? भारत में। क्षेत्रफल में अगर विश्व में बात करते हैं, किसका? भारत में है। और धान उत्पादन में प्रथम चीन का है और दूसरा क्या है? भारत है। क्षेत्रफल में भारत है और उत्पादन में दूसरा नंबर पे है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान धान का है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर किसका है? गेहूं का है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व का 90% धान एशिया में पैदा होता है। ठीक है, आते हैं, धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यांशों की तुलना में सबसे कम होता है। सफ़ेद धान जिसे देखेंगे 6 से 7% होता है। अभी हमने बताया था गेहूं में कितना होता है, तो 11 से 12% होता है। हमने 3 में बताया था 11 से 12, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धान में कितना होता है? 6 से 7%। भूरा धान में आता कितना होता है? 7 से 8%, मतलब 7.8% पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। अब आते हैं धान की प्रोटीन को ओराजिन कहते हैं। ओराजिन किसको कहते हैं? धान की प्रोटीन को ओराइजा सटाइवा, इसका बीएन नेम था। ओराइजा से आप लोग क्लियर रहेगा कि किससे संबंधित है? प्रोटीन से, धान के प्रोटीन। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जबकि गेहूं और जौ में 400 से 500 लीटर की
500 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाय हुआ, गेहूं जब हुआ, चाहे कॉफ़ी हुआ, ठीक है, इसमें 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे आते हैं। धान में दाने व छिलके का अनुपात कितना होता है, हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 60% अथवा 2/3 अनुपात पर होता है। इसको हलिंग परसेंटेज पूछ लेता है कितना अनुपात में होता है, 2/3, या परसेंटेज की बात करेगा तो 66% होता है। ठीक है, इस क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। धान स्वतः परागित फसल है। ठीक है, इसको देखना है कि स्वतः परागण कौन होता है। और ठीक है, मक्का में आप बताइए कि स्वतः परागण है क्या होता है इसमें। ठीक है, धान जो होता है लघु दिवस शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि C4 प्लांट है। धान कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, C4 प्लांट है धान। अब आते हैं, धान अम्लता एवं अमोनिया प्रिय पौधा है, क्योंकि इसके लिए 4 से 6 pH मान एवं अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एवं अनहाइड्रस अमोनिया उपयुक्त होता है। ठीक है, धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। धान के दानों को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। धान की प्रथम बौनी जीन क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। DGO जीन पाया जाता है, धान की प्रथम बौनी जीन है। तो आपको दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं, और धान की प्रथम बौनी जीन कौन सी है, DGO जीन है। मक्का में है, इसे गेहूं में है, सारे को हम लोग अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। धान के तने को, अब इसमें ध्यान देना है आपको, धान के तने को कलम व पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के तने को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं, और पुष्पक्रम, जो धान का पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है पेनिकल कहते हैं। ये भी पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। धान में सुगंध आइसो ड्राई एसिट्राइल 1 प्रोपेलाइन के कारण होती है। धान में जो दुर्गंध निकलती, किसके कारण लगती है, डाई एसिट्राइल 1 प्रोपेलाइन के कारण होती है दुर्गंध धान में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। धान के दानों का परीक्षण, वजन वेट कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है, तो कितना होता है 25 ग्राम, तथा बासमती धान का कितना परीक्षण वजन होता है, 21 ग्राम होता है। ठीक है, आगे बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धान की फसल में विनाटीकरण व निच्छालन नुकसान रोकने के लिए उर्वरक अपचयी क्षेत्र रेड्यूस जोन में डाला जाता है। वह सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान विनाटीकरण द्वारा होता है। क्लियर हुआ इस बिंदु को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, इस बिंदु को देखते हैं। सामान्यतः देखिए, धान का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी बिंदु को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक प्रश्न तो श्योर आएगा 100%। सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी का 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर्याप्त है, यानी धान की बुआई के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग नर्सरी हेतु पर्याप्त है। ये बिंदु क्लियर हुआ। तो धान में खेतों में मीथेन गैस निकलती है। धान के, ये तो बहुत बार पूछा गया, आप इसमें देखे होंगे, आप एंट्रेंस दिए रहेंगे यूपी कैटेट, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, और धान में किसकी कमी से खैरा रोग निकलता है, होता है, ये तो मास्टर क्वेश्चन है। ठीक है, जिंक की कमी से। आते हैं अगला बिंदु देखते हैं। धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद धान की खड़ी फसल में हल चलाकर मिट्टी में मिलाना ब्राउन म्यूनरिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखना है आपको। धान एवं अर्ध जलमग्न पौधा है। धान क्या है, एक अर्ध जलमग्न पौधा है। वह ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित काईमेटस उर्वरकों द्वारा ग्रहण होता है। ठीक है,
आते हैं आगे आते हैं विश्व में हाइब्रिड धान चीन का प्रथम है। विश्व में हाइब्रिड धान में चीन का स्थान प्रथम है। भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है। विश्व की बात करते हैं। अब क्लाइमेट की बात करते हैं, कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है धान में, राइस में। धान उष्ण एवं नम जलवायु का पौधा है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। औसत तापमान की बात करेगा, कितना तापमान डिग्री सेल्सियस औसत तापमान आवश्यकता होती है, तो 21 सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। भारत के क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, तथा उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अव्वल पर हैं, मतलब के क्रम है। ठीक है, भारत में धान की उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्गीकरण आते देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ धान को कितने कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। धान का वंश जो होता है ओराइजा है। इसकी 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से दो पर खेती की जाती है। और ओराइजा सटाइवा देखेंगे, यह द्विगुणी 2n बराबर 24 होता है इसका गुणसूत्र। इसकी 3 उप प्रजातियाँ हैं। इंडिका देखेंगे, इंडिका होगा, जापान क्या हो गया, और जवान क्या हो गया। ठीक है, इंडिका देखेंगे हम, पहली प्रजाति है इंडिका है। इंडिका देखेंगे, भारत में उगाया जाने वाला धान इंडिका उप प्रजातियों में से संबंधित है। यह उप प्रजाति खाद्य व उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर पर आते हैं, जापानिका आते हैं। जापानिका में देखते हैं क्या महत्व पॉइंट है। इससे संबंधित प्रजातियां जापान में पैदा की जाती हैं, यानी हमारे भारत में ही पैदा की जाती हैं। सॉरी, जापान मतलब बाहर पैदा की जाती हैं, पंजाब समझ लिया था मैंने। यह उप प्रजातियाँ उष्ण और गर्म तथा ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती हैं। सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति की होती है। ठीक है, किसकी? जापानिका की। ठीक है, जवानिका देख लेते हैं। ये उप प्रजाति मुख्यतः इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसे बालू धान भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा, दूसरा देखेंगे ओराइजा ग्लेबेरिमा। इसको देखेंगे हम, इसको देखते हैं। तो यह प्रजाति केवल दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। ठीक है, अपने भारत में नहीं है। तो अब मिट्टी देखते हैं, कैसी मिट्टी की इनकी आवश्यकता होती है धान को एक अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे उत्पादकता के लिए, अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो मृदा देखेंगे, सॉइल क्या है। धान की खेती के लिए चिकनी या मटियार यानी कि क्ले या मटियार डोमट मिट्टी उत्तम होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। भाई, जिस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होगी तो उसमें जो है धान अच्छा होगा, पैदावार अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, धान की खेती अम्लीय भूमि में की जा सकती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 4 से 6.5 के बीच में उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। धान का पीएच भी उत्तरी पूर्वी भारत में धान की खेती तीनों मौसमों में की जाती है। इसका वर्गीकरण कटाई के आधार पर किया जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में। क्लियर हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं अस, अमन, बोरो। ठीक है, ये जो हैं अस, अमन, बोरो। अस हुआ, अमन हुआ और बोरो हुआ। अस को पश्चिमी बंगाल एवं बिहार में अस के नाम से जानते हैं। मई जून में जो होता है, मई जून में बुआई का समय मई जून और कटाई का सितंबर अक्टूबर में होता है। अमन या अघानी जून जुलाई नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। बोरो वेस्ट बंगाल डालुआ उड़ीसा नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। भारत में 84% क्षेत्रफल पर जून जुलाई अमन धान उगाया जाता है, यानी कि अमन जो है सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उगाया जाता है। ठीक है, अब किस्में आते हैं, किस्मों को देख लेते हैं। जो प्रमुख किस्में हैं इनको हम लोग याद रख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1964 में TN1 जो है बोनी किस्म लाई गई। ठीक है,
N1 इम्पॉर्टेंट है ताइवान। जबकि IR8 ये भी इम्पोर्टेंट है, IR8 विश्व का जादुई धान इसे कहा जाता है, का भारत 1965 में भारत में आयात हुआ। ठीक है, भारत में 1965 में आयात हुआ। 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबोनी किस्म जया, ठीक है, जया को डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया। भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबोनी किस्म की जया है। तो जया पूछेगा किससे संबंधित है, देखो TN1 धान से संबंधित है, IR8 धान से संबंधित है, जया जो है धान से संबंधित है। धान की जया किस्म में से TN1 एवं IR8, ठीक है, IR8 दोनों विदेशी किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त हुई, इसीलिए जया किस्म को भारत में जादुई धान कहा जाता है। ठीक है, मेरेकल राइस कहा जाता है। ठीक है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आई होप आपके क्वेश्चन में अगर वैरायटी से पूछेगा तो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, माही सुगंधा और हो गया, माही सुगंधा हो गया, ARS हुआ, बांसवाड़ा हुआ, राजस्थान से निकाली गई है। ठीक है, माही सुगंधा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा से निकाली गई है। बाला हुआ, संकेत व कंचन सूखा जो है सहनशील किस्में। कौन कौन सी, बाला हुआ, साकेत हुआ और कंचन हुआ। एक इसकी वैरायटी हैं, धान की वैरायटी हैं, सूखा सहनशील किस्में हैं, ये सूखा को सहन कर सकते हैं, यानी कि जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कावेरी हुआ, खुशबू हुआ, सीता हुआ, पद्मा हुआ, पंकज हुआ, चंबल, रत्ना, जया। यानी कि कावेरी, खुशबू, सीता, पद्मा, पंकज, चंबल, रत्ना, जया, पूषा 2 से 21 तक। ठीक है, ये किसकी है प्रजातियाँ, धान की है। धान की प्रथम बौनी जीन DGO जीन है। अभी हमने पहले देखा। जगन्नाथ व सत्तारी धान की प्रथम अपरिवर्तित म्यूटेंट किस्में हैं। धान किसकी है, म्यूटेंट वैरायटी आप राइस पूछेगा तो क्या बताएंगे, जगन्नाथ बताएंगे। ठीक है, धान की सीधी बुआई हेतु पाला किस्म उपयुक्त होती है, यानी कि नर्सरी नहीं डालते हैं, सीधी बुआई जो छिड़काव विधि होती है उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो बाला है। ठीक है, लवणता रोधी किस्म क्या है, लूनी श्री है, IR8 है। धान की फाल्गुना किस्म लौह साद्रता के प्रति प्रतिरोधी है। अधिक जल में उगने वाली किस्म क्या है, जलमग्न है। चीन में 1974 में प्रोफेसर लॉन्ग योंगपिंग द्वारा संकर किस्में की विकसित की गई, किस्में जो है विकसित की गई। ठीक है, इसीलिए ने विश्व में फादर ऑफ हाइब्रिड राइट यांगलोंग पिंग को फादर ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है। भारत में संकर धान की प्रथम किस्म 1994 में CORH1 थी। ठीक है, भारत में संकर धान की किस्में जैसे पूसा बासमती 1, पूसा 2 से 21 में DRRH1 को विकसित करने में कार्य ए सिद्दीकी ने किया। इसीलिए मास्टर राइस ऑफ इंडिया या फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है इन इंडिया में, भारत में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, हम आगे वाले बिंदु को देखते हैं जो वैरायटी से संबंधित है। PRH10 किस्म विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है। कौन सी, मतलब PRH10, ठीक है, सॉरी, PRH10 जो है विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है। पूसा बासमती 1 करते हैं IARI दिल्ली, विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली गुणवत्ता वाली युक्त बौनी किस्म है। पूसा बासमती जो है उच्च पैदावार वाली गुणवत्ता वाली बौनी किस्म है। साबरमती आएंगे। अब साबरमती ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। जो ब्लास्ट रोग लगता है राइस में तो पूछ लेगा ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे धान से, और उसके रोधी किस्म कौन सी है, साबरमती है। धान की राजेश्वरी हेमा किस्में रबी व खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली किस्में हैं, राजेश्वरी और हेमा मालिनी। इस तरीके से आप लोग इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, सुपर राइस की बात करते हैं हम लोग। सुपर राइस को देखते हैं।
सुपर राइस डॉक्टर जी.एस. खुश के द्वारा IRRI फिलीपींस मनीला में विकसित धान की किस्में हैं जो सामान्य से 10 से 15% अधिक उपज देती है सामान्य राइस से। ठीक है, सुनहरा धान आए, गोल्डन राइस को देखेंगे। गोल्डन राइस को हम लोग देखते हैं, गोल्डन राइस को देखते हैं। यह अवधारणा इंडो प्रोटक्यूस एवं पीटर बायर ने 1999 में विकसित की। इसमें विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बीटा कैरोटीन के जैविक संश्लेषण से जुड़ी दो जीन डेफोडिल पौधे से व एक जीन इर्बेनिया जीवाणु से प्राप्त कर आनुवंशिकी औद्योगिकी द्वारा धान के पौधे में डाली गई है। इसीलिए गोल्डन राइस की आनुवंशिकता रूपांतरित या GM फसल कहते हैं। क्लियर हुआ, ए बिंदु हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमें लगता है कि आज का वीडियो यही, सीड रेट पढ़ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो एक पार्ट और कर लेंगे हम लोग, इसमें जो है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सीड रेट हम आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, सीड रेट की बात करते हैं हम लोग, इसका बीज दर देखते हैं। सभी के बीज दर अलग अलग है तरीके का। छिड़काव विधि में देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग में देखेंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ड्रिबलिंग विधि में देखेंगे 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड धान की बीज दर कितना होती है, 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। डिपोज विधि में क्या होता है, सबसे कम जो होता है धान लगता है 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया प्रति हेक्टेयर नर्सरी की सबसे उपयुक्त विधि है। बुआई अंतराल 20 × 20 सेंटीमीटर पे करते हैं। ठीक है, नर्सरी की विधियां हम लोग देख लेते हैं। इसमें डोपोज विधि होती है। ठीक है, तो नर्सरी की विधियां आप देख सकते हैं। डेपोज विधि होती है, इसमें कितने कितने होता है इसको देख लेंगे। एक गीली क्यारी विधि होती है धान की, NRRI पद्धति सिस्टम, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार सुनिएगा। अगले पार्ट में हम जो है धान को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे।